तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं द्रास वॉर मेमोरियल की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी करगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने के मौके पर शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं। करगिल वॉर मेमोरियल 26 जुलाई 1999 में करगिल युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई थी और उसके बाद से इस दिन को पूरे देश में विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री खुद इस वक्त द्रास में मौजूद हैं। (543) वीरों ने शहादत दी थी, बलिदान दिया था। उनके इस सर्वोच्च बलिदान की बदौलत देश ने अपनी सीमाओं की रक्षा की थी। करीब 1300 जवान घायल हुए थे। पाकिस्तान को इन पहाड़ियों से, जो पीछे आपको नजर आ रही है वॉर मेमोरियल के पीछे, तोलोलुंग की पहाड़ी, टाइगर हिल, ये तमाम ऊंचाई पर युद्ध हुए थे। इस युद्ध के दौरान बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भारत के जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और नामुमकिन युद्ध को भी जीतकर पूरी दुनिया के सामने भारत के तिरंगे की आन बान शान को बनाए रखा। करगिल वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देश के वीर सपूतों को इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है। 543 वीर सपूतों ने शहादत दी थी। इस युद्ध में 4 वीर सपूतों को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, जिसमें शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा थे 13 जैक राइफल के। और करगिल युद्ध की जब भी चर्चा होगी तब कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम गर्व से लिया जाएगा, जिन्होंने चोटिल होने के बावजूद अपनी टीम का नेतृत्व किया और पॉइंट 4875 कब्जा किया। इस दौरान उनका नारा था, ये दिल मांगे मोर, जो काफी लोगों के बीच चर्चा का विषय भी रहा। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके बाद कैप्टन मनोज कुमार पांडे 11 गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे भी करगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीरों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी
उत्तर प्रदेश के सीतापुर के सपूत कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने भी करगिल युद्ध में शहादत दी थी और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही राइफलमैन संजय कुमार 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के वो वीर सपूत जिन्होंने .4875 पर कब्जा करने में अहम रोल अदा किया था, घायल होने के बावजूद भी वो वीरता से लड़ते रहे और उन्हें इसी अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा 13 जैक राइफल्स के थे और 13 जैक राइफल्स को जम्मू कश्मीर राइफल को 2 परमवीर चक्र इस तरह से हासिल हुए। इसके बाद नाम आता है योगेंद्र यादव का, सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव, जिनकी उम्र केवल 19 साल थी और उन्हें सीधे पोस्टिंग मिली थी करगिल की। और हमारे साथ संवाददाता मंजूर मीर भी जुड़ गए हैं जो इस वक्त करगिल में मौजूद है। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी का फिलहाल क्या कार्यक्रम रहने वाला है? उन्होंने श्रद्धांजलि दी है वीर सपूतों को, इसके बाद आगे प्रधानमंत्री मोदी कहां जाएंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी को वॉल ऑफ फेम में लेके गया है, जहां पर वॉल ऑफ फेम, जहां पर तमाम हमारे देश के वो सपूत जिन्होंने करगिल युद्ध में शहादत दी थी उनके नाम यहां पर हैं, उनके रेजिमेंट्स के नाम हैं और प्रधानमंत्री मोदी को उनसे वाकिफ कराया जा रहा है। आठ मई 1999 का वो वक्त था जब पहली बार पाकिस्तानी घुसपैठियों के अंदर आ जाने की खबर मिली थी और इसके बाद धीरे धीरे सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। लेकिन सबसे कठिन जो युद्ध था वो तोलोलिंग की लड़ाई थी जिसे लड़ा गया। हमारे साथ मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं। उन्हें वॉल ऑफ फेम में ले जाया गया था जहां पर उन्हें दिखाया गया देश के उन 500 से ज्यादा वीर सपूतों की नाम उन्हें दिखाए गए जिन्होंने शहादत दी थी। प्रधानमंत्री मोदी का आज करगिल में क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अमित, सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश के गौरव का दिन है, देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज से ठीक 25 साल पहले यानी 2 मई 1999 को पहली बार गरगांव में ताशी नामग्याल नाम के चरवाहे ने सबसे पहले स्पॉट किया कि पाकिस्तानी घुसपैठिए चोटी पर बैठे हैं। उसके बाद से लेकर 4 जुलाई बहुत महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया भारतीय सेना की जैकरिफ और 18 ग्रेनेडियर्स ने। उसके बाद 26 जुलाई को यानी आज के दिन को ये तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कहा गया कि कारगिल विजय दिवस में भारतीय सेना की जीत हुई है, पराक्रम की जीत हुई है। 25 साल पहले का दिन जब ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर से हमने बात की थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 साल पहले भी यहां पर आए थे और दिन था 4, 5 और 6 जुलाई का, जब वो प्रभारी हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश के। उस दौरान वो आए और वहां पे कारगिल में सभी जवानों से मिले, उनका उत्साह बढ़ाया और आज 25 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल के उसी द्रास सेक्टर के जो वॉर मेमोरियल है वहां पर 527 देश के वीरों को एक साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 1626 के लगभग जो चोटिल हुए थे भारतीय सेना के और जवान उस पूरे ऑपरेशन विजय के दौरान, उन सबको श्रद्धांजलि और नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वॉर मेमोरियल पे रीत करते हुए, उसके बाद जो वहां पे वीर नारी मौजूद हैं, साथ में जो उस समय के परम योद्धा परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव जो कि अब सूबेदार मेजर रिटायर्ड हो चुके हैं ऑनरी कैप्टन के पद पर, उसके बाद परमवीर चक्र से सम्मानित संजय कुमार जो सूबेदार मेजर बन चुके हैं, वीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट बलवान उस दौरान थे, अब वो कर्नल बलवान बन चुके हैं, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जो कि उस दौरान 18 ग्रेनेडियर जिसने सर्वदा शक्तिशाली बोलकर टाइगर हिल की दुर्गम चोटी पर जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था वहां पर भारतीय तिरंगा लहराया, वो वहां पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जनरल मलिक जो उस समय
भारतीय सेना के चीफ थे। एक और बात, भारतीय सेना के चीफ जनरल मलिक हैं और आज के दिन में उनके जो बेटे हैं जनरल मलिक, मेजर जनरल मलिक, वो 8 माउंटेन डिव यानी उस पूरी डिवीजन को कमांड कर रहे हैं। तो ये मौका है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नचिकेता, जो विंग कमांडर नचिकेता थे, स्क्वाड्रन लीडर नचिकेता थे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो भारतीय सेना ने जहां ऑपरेशन विजय की घोषणा की, उसके बाद साथ में सफेद सागर भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सभी ऑपरेशंस के जितने वीर यहाँ पर मौजूद हैं, उन तस्वीरें हम मुलाकात द्रास मेमोरियल की दिखा रहे हैं और यहां पर तोलोलिंग की पहाड़ी बिल्कुल पीछे नजर आ रही है। बहुत ही मुश्किल ये लड़ाई थी। तो 13 जून और 14 जून की एक ऐसी लड़ाई जो बहुत मायने रखती है। 13 जून को ही तोलोलिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया गया था 4590 पॉइंट के साथ साथ। तोलोलिंग की जो लड़ाई थी क्यों इतना महत्व रखती है और तोलोलिंग को ही क्यों चुना गया था वॉर मेमोरियल को बनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो तोलोलिंग की पहाड़ी है, अमित आप भी द्रास गए होंगे और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि 80 डिग्री का सीधी चढ़ाई है ये। और यहां पर जो तोमरों की टुकड़ी थी, यानी 2 राजरिफ के जो जवान थे, उन्होंने जब परचम लहराया तो उस दौरान कठिनाइयां बहुत ज्यादा थी। सीधी चढ़ाई थी और यहां पर जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे वो सीधा नेशनल हाईवे 1 डेल्टा को सीधा निशाना बना रहे थे और उसी वजह से जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से ब्लॉक था। ये जो रोड आप देख रहे हैं द्रास मेमोरियल के ठीक सामने, ये नेशनल हाईवे है। दरअसल ये लद्दाख को यानी कारगिल को कनेक्ट करता है श्रीनगर से और पाकिस्तानी घुसपैठियों की यही मंशा थी कि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि लद्दाख को कश्मीर से यानी श्रीनगर से अलग कर दिया जाए। इसीलिए तोलोलिंग की ये जो लड़ाई है वो सबसे अहम है और इस लड़ाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल 2 राजरिफ का था, तो साथ में बोफोर्स तोपों का भी था, क्योंकि रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से रास्तों को दिखाते हुए, ताकि उजाले में जैसे ही पाकिस्तानी घुसपैठिए देखते, पाकिस्तानी रेगुलर सोल्जर्स देखते थे, वो तुरंत फायर करने लगते थे इस पूरे हाईवे के ऊपर। तो इसीलिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। 1:10 का रेशो था। ऊपर पाकिस्तानी एक घुसपैठिया एक फायर करता और पत्थर फेंक रहा था तो सीधा चोट भारतीय सेना के सैनिकों को लग रही थी। इसलिए तोलोलिंग की लड़ाई गेम चेंजर के तौर पे थी और इस लड़ाई में भारतीय सेना ने जो परचम लहराया उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और जीत सीधा टाइगर हिल पे गई। लेकिन टाइगर हिल की लड़ाई बहुत ही निर्णायक थी अमित, क्योंकि तोलोलिंग के बाद टाइगर हिल सबसे ऊंची चोटी थी जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठिए बैठे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जब नवाज शरीफ अमेरिका चले गए और उन्होंने कहा सीज फायर की बात कही 4 जुलाई के बाद, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जब तक एक एक चोटी से पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं भागते तब तक इसको सीज फायर नहीं होगा। और यही पराक्रम और शौर्य की गाथा है कि 4 जुलाई को टाइगर हिल पर परचम लहराने के बाद 26 जुलाई का दिन यानी आज के दिन विजय दिवस के तौर पर पूरे देश में हर्षोल्लास और सम्मान की नजरों से मनाया जाता है, जिसमें भारतीय सेना का तो यही जा रहा है कि जब तोलोलिंग की पहाड़ी पर 13 जून 1999 को भारतीय तिरंगा लहराया था, उसी दिन ही आधी लड़ाई भारत ने जीत ली थी और 4 जुलाई को जब टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया तो यह माना गया था कि अब यह युद्ध पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है और भारत यहां पर अपनी जीत दर्ज कर चुका है। लेकिन 26 जुलाई को ही इसकी ऑफिशियल घोषणा की गई थी। लेकिन जैसा कि मनीष ने जिक्र किया, NH-1A जो महत्वपूर्ण एक आप कह सकते हैं लाइफलाइन है, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाला राजमार्ग है, उसे टारगेट करने के लिए यह बड़ा ऑपरेशन किया गया था तोलोलिंग से पाकिस्तानी सेना की ओर से, ताकि वो सियाचिन को जो भारत का नॉर्दर्न सबसे पॉइंट है उसे कट किया जा सके और पाकिस्तान उसे वापस कब्जे में ले सके, जिसका जिक्र कई बार कई किताबों में हो चुका है और इसको लेकर परवेज मुशर्रफ भी कई बार अपनी किताब में उल्लेख कर चुके हैं। बहरहाल हमारे साथ मंजूर मीर भी जुड़ गए हैं। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं द्रास में, करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी आगे क्या होगा, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज द्रास मेमोरियल में? देखिए अमित, ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो शहीद जवानों की श्रद्धांजलि में द्रास के करगिल मेमोरियल पहुंचे हैं और ये एक ऐतिहासिक दिन उन जवानों के लिए भी माना जाता है जिन जवानों ने
करगिल के 1999 में इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जानें निछावर की। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जवानों का हौसला जो है वो और ज़्यादा बुलंद होगा और साथ ही साथ जो शहीद परिवार के लोग हैं वो काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो श्रद्धांजलि देने के लिए वार मेमोरियल पहुंचे हैं, तो उनमें भी काफ़ी उत्साह और जोश है। प्रधानमंत्री ने जो है जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस पूरे वार मेमोरियल का जायजा लिया। उन जवानों के नाम जो 543 जवानों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं उस जगह पर भी गए, उन नामों को पढ़ा और बाद में जो है वो इस पूरे एरिया का वार मेमोरियल का जो है अभी मुआयना कर रहे हैं और जो शहीद जवानों के परिवार है उनसे भी वो मिलेंगे। करीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो करगिल द्रास मेमोरियल में गुजारेंगे, जवानों से बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है ये वार मेमोरियल का आज का जो फंक्शन है वो देर तक जारी रहेगा। लेकिन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज इस समारोह में शामिल हुए, करगिल विजय दिवस के समारोह में। इससे जवानों में भी काफ़ी जोश और उत्साह दिख रहा है और साथ ही साथ उन परिवारों में भी जो 1999 में करगिल की इस मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, वो परिवार भी आज गर्व महसूस कर रहे हैं। जी अमित, आपकी भी कई वीर सपूतों के परिवारों से बात हुई है, उनके परिवार का क्या कहना है? देखिए अमित, पूरा देश जो है आज इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गर्व महसूस हो रहा है कि उन जवानों के बदौलत ही आज हम इस भूमि पर जो है खड़े हैं। आज से 25 साल की बात करें तो करगिल को जो है युद्ध भूमि के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ पर अमन की खुशबू बिखर रही है। आज लोग राहत की सांस ले रहे हैं और इन 25 सालों में जो कुछ बदला है और जो कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोग उसकी सराहना करते हैं। और ख़ासकर जो शहीद के जो परिवार जिन्हें हर साल यहाँ पे आज के दिन बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, वो बेहद खुशी है और उनका ये मानना है कि पिछले कई सालों में जो है हालात काफ़ी बदल गए हैं। और साथ ही साथ न सिर्फ शहीद परिवारों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ये जगह जो है अब एक पर्यटन स्थल के रूप में भी देखी जाती है। लद्दाख जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं, इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का दिन जो है ये भारत के इतिहास के लिए एक सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन की एक खास अहमियत भी है। जी अमित। मंजूर, आज प्रधानमंत्री मोदी को एक और तोहफा देना है जो सामरिक रूप से देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिक्र कर रहा हूं शिंकुला टनल की, जिसकी एक औपचारिक विस्फोट प्रधानमंत्री मोदी करगिल द्रास से ही करेंगे और यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी देश के उन वीर सपूतों की जिन्होंने 1999 में शहादत दी थी। किस तरह से इस टनल के बन जाने से जो करगिल और साथ ही लेह का पूरा इलाका है यह शेष भारत से 12 महीने जुड़ा रहेगा। बिल्कुल, आज का दिन जो है एक खास दिन है, एक श्रद्धांजलि देने का दिन है, एक खुशी का दिन मनाने का है। और ऐसे समारोह पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक टनल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल को जो भी है लद्दाख से जोड़ के रखेगा। हर सीज़न में जो है अब आप लद्दाख आ सकते हैं, क्योंकि करगिल का जो इलाका है जोजिला टॉप जो श्रीनगर से होते हुए लद्दाख की तरफ जाता है, ये करीबन 3 से 4 महीने बर्फबारी के कारण जो है बंद रहता है। हालांकि सोनमर्ग को भी जो है करगिल के साथ जोड़ने के लिए टनल्स पे काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 सालों में जो है उस पर काम पूरा होगा और ये पूरा रीजन जो लद्दाख का है ये पूरी तरह से देश के साथ जुड़ा रहेगा, पूरी कनेक्टिविटी होगी। और हिमाचल के साथ जिस टनल का वो आज नींव पत्थर रखने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लोगों का मानना है कि पिछले कई सालों में जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। जवानों का जोश हौसला जो है वो काफ़ी बुलंद है और काफ़ी डेवलपमेंट्स भी जो है पूरे रीजन में न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि लद्दाख में भी देखने को मिल रही है। जी, मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर भी हैं। और मनीष, ये जो श्रृंखला पास है जिसका जिक्र अभी मंजूर भी कर रहे थे, इसके बन जाने से नीमू पद्म दारचा जो सड़क है वो 12 महीने जोड़े रखेगा लद्दाख वैली करगिल को सीधे शेष भारत से, और जो जांस्कर वैली का भी इलाका है वो भी इसके चलते हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ जाएगा। सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा ये रोड, ये टनल आने वाले वक्त में?
अमित, पिछले 10 सालों में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर काफी अहम भूमिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने निभाई है, क्योंकि बजट एलोकेशन सबसे ज्यादा हुआ है। इसीलिए आज वर्चुअली पहली बार 15,800 फीट की हाइट पर एक ऐसी टनल का शिलान्यास यानी ब्लास्ट होने वाला है, शुरुआत होने वाली है, जो पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 296 किलोमीटर का नीमू पदम धारचा रोड बन जाने से ये ऑल वेदर रोड पहले ही बन गया था, लेकिन अब जो ये श्रृंखला जो कि 15,800 की हाइट पर है, इस पे टनल बन जाने से 4.1 किलोमीटर का जो ये रास्ता था, जो बेहद दुर्गम था, सारे कर्व्स यहां पर हैं, रोड यहां पर 4 से 6 महीने तक रास्ता बंद हो जाता है। ट्रुप मूवमेंट में काफी दिक्कत है। अगर हिमाचल प्रदेश से 826 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लद्दाख के इलाके में जाना है तो वहां पहुंचना मुश्किल था, लेकिन ये 4.1 किलोमीटर की टनल महज 30 मिनट में इसे भारतीय सेना के जितनी भी टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, ट्रूप मूवमेंट है, आसानी से हिमाचल प्रदेश से भी एंटर कर सकेगा ये लद्दाख की तरफ। तो ये स्ट्रैटेजिक तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस है और इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी खुद मौजूद हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने के लिए उसको बजट एलोकेशन लगातार इंक्रीज किया गया है। पिछले सालों में करीबन 300 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं, तो ये एक स्ट्रैटेजिक महत्व है। उसके अलावा ये लद्दाख के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टनल होगी, क्योंकि जब यहां पर मौसम खराब होता है या फिर जब एयर कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है इसकी श्रीनगर से, तो उस दौरान हिमाचल का ये रूट यानी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शिंकुला टनल, उसके अलावा पहले भी उमलिंगला पास, उसके साथ साथ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कि लद्दाख को कनेक्ट करेगा। वो है पदम धारचा नीमू का ये टनल जो शिंकुला पे बनेगा और 15,800 फीट की हाइट पर इसे तैयार किया जाएगा। इसे बनने में करीबन 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। आज इसकी ऑफिशियल ब्लास्टिंग होगी। तो ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां द्रास में मौजूद और मुझे लगता है मनीष, आप, मंजूर और मैं, हमें तीनों को मौका मिला है कि हम इस इलाके में गए हैं, इस इलाके की परेशानियों को हमने देखा है, कठिनाइयों को हमने देखा है और तारीफ करनी होगी मौजूदा सरकार की, क्योंकि जिस तरह से जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे, नीमू एक ऐसी जगह है जो ले के और श्रीनगर के बीच में पड़ता है, एक अहम भारतीय मिलिट्री का बेस है। उस इलाके में 2017 में जब मुझे जाने का मौका मिला था तो उस वक्त वहां पर एक बेली ब्रिज हुआ करता था। उस बेली ब्रिज के चक्कर में करीब आधा घंटा 45 मिनट तक लंबी वहां पर ट्रैफिक जाम लग जाता था और समझिए कि ऐसे इलाके में एक मिनट कितना अहम होता है। लेकिन जब 2020 में वहां जाने का मौका मिला, जिस वक्त वहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा था चाइना के साथ, उस दौरान हमने वहां पर जाके देखा कि वहां पर एक ब्रिज बनकर तैयार है, वहां से 2 वे ट्रैफिक है और जिसके चलते कोई ट्रैफिक जाम वहां नहीं लगता है। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली, जब वो दिल्ली आए, उसके बाद से जिस तरह से मनीष ने बताया कि पूरे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो बॉर्डरी इलाके हैं, सर्दी इलाकों में कई काम किए गए, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त टनल जो बनकर तैयार होने जा रहा है वो है जोजिला पास। इस इलाके में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का होना कितना जरूरी है, ना सिर्फ सामरिक तौर पर बल्कि साथ ही आम लोगों के लिए भी, नागरिकों के लिए भी। बिल्कुल अमित, ये जो इलाका है यहाँ से हमारी सरहदें जो है चीन और पाकिस्तान से जुड़ती है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये रास्ता अगर सालों भर खुला रहता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि नवंबर के महीने से जब कश्मीर में बर्फ़बारी का सीज़न शुरू हो जाता है तो ये इलाका जो है पूरी तरह से कट ऑफ हो जाता है। और इसी को देखते हुए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला जो टारगेट था वो यही था कि किस तरह से इन एरियो को जो है इसमें से ज़्यादा डेवलपमेंट की जाए और विकास हो, ताकि ये इस तरह के रास्ते जहाँ से हमारी सरहदें पाकिस्तान और चीन से मिलती है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और यही कारण है कि न सिर्फ जोजिला टनल बल्कि अब हिमाचल को भी जो है लद्दाख के साथ जोड़ने की जो है वो तैयारी जो है वो शुरू की जा रही है। तो निस्संदेह ही ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर उन जवानों के लिए जो पूरी तरह से 6 महीने जो है विंटर्स के दौरान कट ऑफ हो जाते थे। लेकिन आने वाले समय में जो है आपको लद्दाख और करगिल की तस्वीर जो है देश के दूसरे राज्यों से भी बिल्कुल अलग दिखेगी। जी, असंभव नहीं।
उत्तम गुप्ता की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 चार व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। जय हिंद, मैं राइफलमैन अमित सिंह और मैं राइफलमैन जीवन श्रेष्ठ 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी ड्रोन सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आप जिस रास्ते से आए हैं उसे नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल बाएं, दूसरी नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न बाएं, एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम .4875। .4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोललिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। ये उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहाँ से दुश्मन NH-1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था। 2 जुलाई की रात दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम गुप्ता की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए 18 ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र व लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17 चार व 2 नागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया।